आज हम क्लास 8 चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था नेशनल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ा था, डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था। कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में हमने जानकारियाँ प्राप्त की थी। डिफॉरेस्टेशंस के कॉजेज़ हमने पढ़े, कैसे डिफॉरेस्टेशन होता है, और डिफॉरेस्टेशन के नेचुरल कॉज हमने पढ़े। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन हमने पढ़ा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमने पढ़ी थी, और उसी से रिलेटेड हमने पढ़ा था चिपको आंदोलन, गौरा देवी ने जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सेंचुरीज हमने पढ़ी, नेशनल पार्क्स पढ़े, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमने पढ़ी थी, बायोस्फीयर रिजर्व हमने पढ़े, फ्लोरा एंड फौना के बारे में हमने पढ़ा। फ्लोरा एंड फौना के बारे में, प्राणी जगत और जंतु जगत के बारे में हमने पढ़ा, और एंडेमिक स्पेसीज हमने पढ़े, है ना। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक देख लिया था। अब हम सेकंड पार्ट में स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं वन्य प्राणी अभयारण्य को। वन्य प्राणी अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वन्य प्राणी अभयारण्य है, ये वन्य प्राणियों को क्या देता है? जो जीव जंतु जंगलों में रहते हैं, इन अभयारण्य में जो रहते हैं, उनको सुरक्षा देता है ना, सुरक्षित और संरक्षित करता है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ को, जो फॉरेस्ट में, जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनको संरक्षित करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। Sanctuaries are places where killing, poaching or capturing of animals is strictly prohibited. तो ये जो सेंचुरीज हैं, अभयारण्य जो हैं, ये वो स्थान है जहाँ पर प्राणियों और जंतुओं को मारना, उनका शिकार करना या पकड़ना पूर्णतया दंडनीय अपराध के अंतर आता है। पूर्णतया निषिद्ध है ना, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। Some of the threatened wild animal like black buck, white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पैथॉन, rhinoceros, its are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have unique landscape, broad level forests, mountain forests and bushland in deltas of big rivers. तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऐसे जंतु हैं जो संकटापन्न हैं। संकटापन्न का मतलब है कि जो क्या है, जिनको विलुप्त होने का खतरा है, संकट है, उनकी प्रजातियां कम हो रही हैं, दिन पर कम होती जा रही हैं, तो उनको कहते हैं थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है ना, जो ऐसे वन्य जीव जो कि क्या है, थ्रेटन्ड है, संकटापन्न है, संकट में है, वो विलुप्त हो सकते हैं। तो कौन से हैं वो हैं काले हिरण, ब्लैक बक, और सफ़ेद आँखों वाला हिरण, हाथी, एलिफेंट, गोल्डन कैट, सुनहरी बिल्ली जिसको कहते हैं, पिंक हेडेड बक, गुलाबी सिर वाला बतख, घड़ियाल, कच्छ और मगरमच्छ, अजगर, गैंडा। ये प्रजातियां हैं जिनको वन्य अभयारण्य सुरक्षित और संरक्षित रखता है। इंडियन सेंचुरीज जो हैं वो कैसे हैं? यूनिक है। यूनिक मीन्स अनूठे, है ना,
बहुत अच्छे, जहाँ पर क्या है, लैंडस्केप्स है, मतलब दृश्य देखने योग्य भूमि है, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट है, बहुत बड़े समतल वन है ना, और माउंटेन फॉरेस्ट है, पहाड़ी वन भी है यहाँ पे, ब्लस लैंड इन डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स, है ना, पहाड़ी वन है, उनके बीच में क्या है, डेल्टाज हैं, झाड़ियाँ हैं, है ना, और बुशलैंड है। तो इसलिए जो इंडियन जो सेंचुरीज हैं वो कैसी हैं, यूनिक हैं। उसके बाद हम आते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के बारे में पहले भी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ये नेशनल पार्क्स जो हैं, कितने बताए थे हमने, 100 से ऊपर नेशनल पार्क हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो these reserves are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystem. They preserve flora, fauna, landscape and historical object of an area. Satpura National Park is the first reserve forest of India. The finest Indian teak is found in this forest. तो नेशनल पार्क्स कौन से एरिया हैं? नेशनल पार्क जो है ये वो स्थान है, ऐसे विशाल आरक्षित क्षेत्र है जहाँ पर पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण किया जाता है ना। जितने भी पर्यावरण में जितने भी संगठक हैं, संगठक मतलब है वहाँ के सजीव, वहाँ के निर्जीव। सजीव में क्या है, फ्लोरा, फोना, लैंड, है ना, फ्लोरा फोना, फ्लोरा प्राणी जगत, फोना जंतु जगत, ठीक है। उसके अलावा जो भूमि है वहाँ पे दृश्य भूमि है, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐतिहासिक जो स्थान है ना, इन सब को क्या करती है, ये संरक्षित करते हैं और इनका संरक्षण करते हैं। तो ऐसे स्थानों को कहते हैं नेशनल पार्क, ठीक है। सतपुरा जो है वो, सतपुरा नेशनल पार्क के बारे में हमने पहले भी बच्चों आपसे हमारी बात हुई है। तो सतपुरा राष्ट्रीय जो उद्यान है ये भारत का पहला आरक्षित वन है, पहला आरक्षित वन है। यहाँ पर आरक्षित वन है पहला, ठीक है। यहाँ का जो आरक्षित जीव है क्या है, वो टाइगर। यहाँ पे द फाइनेस्ट इंडियन टीक सागौन जिसको हम कहते हैं, इंडियन टीक को हम हिंदी में कहते हैं सागौन। तो जो सागौन है वो इसकी जो सर्वोत्तम किस्म है, वह फाइनेस्ट जो इसकी टीक है वो इस सतपुरा नेशनल पार्क में मिलती है। सतपुरा नेशनल पार्क जो है बच्चों, इसमें rock shelters are also found inside the Satpura National Park. These are evidences of prehistoric humans' life in these jungles. These give us an idea of the life of primitive peoples. Rocks paintings are found in these shelters. A total of 55 rock shelters have been identified in Pachmari Biosphere Reserve. तो सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यहाँ पर चट्टानों में आवास भी स्थित है और इन वनों में मनुष्यों की गतिविधियाँ भी होती हैं। यहाँ पे मनुष्य की गतिविधियों के जो हिस्टोरिकल प्रमाण हैं वो भी यहाँ पे मिले हैं। मतलब हिस्टोरिकल प्रमाण कहते हैं जो प्रागैतिहासिक है पहले, है ना, उसके परिणाम भी यहाँ पे प्रमाण मिले हैं जहाँ पर कि आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है, जिनसे कि यहाँ पे आदि मानव भी यहाँ पे रहा करते थे, है ना। और इन चट्टानों में क्या है, यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स और कलाकृतियाँ हैं चट्टानों में, मानव आवासों में कुछ कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं, पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। और पचमढ़ी जैव संरक्षित क्षेत्र में कम से कम 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है।
Figures of animals and men fighting, hunting, dancing, and playing musical instruments are depicted in these paintings. Many tribals still live in the area. और यहाँ पर क्या है कि जो कलाकृतियाँ हैं वो जंतु एवं मनुष्यों की कलाकृतियाँ हैं, जिसमें उनको लड़ते हुए, शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है, दिखाया गया है वहाँ पे। और आज भी अनेक आदिवासी जो लोग हैं वहाँ पर रहते हैं। Now, Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. इसके अलावा क्या है कि प्रोजेक्ट जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, वहाँ का जो प्रोजेक्ट है वो है टाइगर, है ना। बांध परियोजना भी वहाँ पर लागू है और ये आरक्षित जो क्षेत्र है सतपुरा का, वहाँ पर सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लागू की है परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य है कि हमारे देश में बाघों की जो संख्या है उनमें उनकी उत्तरजीविता में और संवर्धन करना, उनको मतलब और बढ़ाना और उन्हें संरक्षित करना। टाइगर इज वन ऑफ द मैनी स्पेसीज विच आर स्लोली डिसअपियर फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। जो ये टाइगर है ये उन जीवों में से ऐसी प्रजाति है जो कि डिसअपियर हो रही है, हमारे जंगलों से कम होती चली जा रही है ना। इसलिए टाइगर्स को बचाना जो है हमारी सरकार की क्या है, प्रमुखता है कि इनको हम डिसअपियर ना होने दें। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेशन इंक्रीजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज बीन सीन हियर। लेकिन जो सतपुरा का रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है ना, ये नेशनल पार्क, ये एक बहुत ही इस मामले में बहुत अच्छा है कि यहाँ पर जो टाइगर है उनकी पॉपुलेशन बढ़ती दिखाई दे रही है। Once upon a time, animals like lion, elephants, wild buffaloes and बारहसिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। एक टाइम था जबकि सतपुरा नेशनल पार्क में बहुत सारे लायंस मिलते थे, हाथी है ना, और जंगली भैंसे, बारहसिंगा ये यहाँ पर पाए जाते थे। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डाइमिसिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द endangered animal। endangered animal का मतलब होता है कि संकटापन्न जंतु, ठीक है ना, जो कि ऐसे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जाती है वो विलुप्त हो सकते हैं फ्यूचर में। और ऐसी जो प्रजातियां हैं इनको कहते हैं endangered animal। जैसे कि देखो डायनासोर है ना, लाखों वर्ष पहले डायनासोर एक प्रजाति थी जो कि आज विलुप्त हो चुकी है ना, वो खत्म हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो गई है ना, आज वो प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे ही एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंडेंजर्ड एनिमल्स आपको अभी हमने बताया जो संकटापन्न जंतु है ना, संकटापन्न जंतु जो कि उनकी प्रजातियां दिन पर दिन कम होती चली जा रही हैं और एक टाइम ऐसा होगा कि वो समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसे जंतुओं के बारे में हम पढ़ते हैं पे। स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट
देन द बिगर एनिमल्स। जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो बड़ों की अपेक्षा, बड़े जंतुओं की अपेक्षा कम विलुप्त होते हैं। एट टाइम वी किल स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स एंड owls ruthless without realizing their importance in the ecosystem। हम जब ये छोटे छोटे जीव हैं जैसे कि सांप है ना, सांप है, मेढक है, छिपकली है, चमगादड़ से, हम इनको बिना सोचे समझे, बिना रियलाइज किए, इनकी इम्पोर्टेंस को बिना रियलाइज किए इनको हम क्या करते हैं, मार देते हैं ना, नष्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं उनको हम। उनकी जो इकोसिस्टम हमारा है, हमारा पारितंत्र में उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना, उसको समझे बिना हम इन छोटे छोटे जीवों को क्या करते हैं, मार देते हैं, जिसकी वजह से बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ। तो इनको मारकर हम अब खुद को क्या कर रहे हैं, असुरक्षित कर रहे हैं, हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये हमें इनका, ये जो छोटे छोटे जीव हमें दिखते हैं, ये छोटे जीव का जो हमारा पारितंत्र है उसमें बहुत बड़ा इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स। ये दिखने में बहुत छोटे हैं लेकिन हमारा जो पारितंत्र है इसमें इनके कार्य को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये हमारी फूड चेन और फूड वेब का एक पार्ट होते हैं। फूड चेन कहते हैं आहार जाल को और फूड वेब कहते हैं आहार श्रृंखला को, है ना। तो फूड चेन आहार श्रृंखला और फूड वेब कहते हैं आहार जाल को। तो ये हमारी फूड चेन और फूड वेब में एक महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है ना, जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas, its। तो पारितंत्र जो है ना, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीव, सभी जंतु, सभी प्राणी, सूक्ष्म अजैविक घटक, है ना, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सूक्ष्म घटक, सूक्ष्म जीव, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की नदी, वहाँ के डेल्टा, ये सारे संयुक्त रूप से मिलकर हमारे पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र जिसको इकोसिस्टम कहा कहते हैं। अब है रेड बुक डेटा। रेड डेटा बुक क्या है? ये रेड डेटा बुक है ना। रेड डेटा बुक जो है बच्चों, अभी हमने कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, तो ये ऐसी किताब है। रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक which keep a record of all the endangered animal and plants. There are different red data books for plants, animal and other species. तो रेड डेटा बुक जो है, इस रेड डेटा बुक में ये ऐसी किताब है, ये ऐसा एक सोर्स है जहाँ पर कि जो एंडेंजर्ड जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, है ना, जो संकटापन्न जंतु और पौधे हैं, उनके रिकॉर्ड्स इस बुक में रखे जाते हैं। और ये बुक कई अलग अलग प्रकार की होती है। डिफरेंट रेड डेटा बुक्स होते हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के और अदर स्पेसीज के। उसके बाद हम पढ़ते हैं माइग्रेशन। रेड डेटा बुक जो है, इस विषय में जो अगर अधिक जानकारी हमें आपको प्राप्त करनी है तो इनकी एक वेबसाइट दे रखी है। देखो www.gov.in/invest/primitate/space102 htm/new/nwdc
plants.htm से हम इनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं माइग्रेशंस, है ना। माइग्रेशन नाम से ही आपको कुछ समझ आ रहा होगा। माइग्रेशन को कहते हैं प्रवास, ठीक है। और इस पिक में देखो आप, इस पिक में ये देखो कितने सारी बर्ड्स फ्लाई करती हुई जा रही है ना। तो ये उड़ के बहुत दूर दूर तक जा रही हैं, अर्थात ये प्रवास कर रही है। तो माइग्रेशन जो है उसका हिंदी शब्दावली उसके लिए है प्रवास। Migratory birds fly to faraway areas every year during a particular time because of climate change. जो प्रवासी चिड़ियाएँ हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, जो कि प्रवास करती हैं ये चिड़ियाएँ, तो ये बहुत दूर से, बहुत बड़े एरिया से ये, है ना, दूसरे स्थानों पर उड़ कर जाती हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, और क्लाइमेट चेंज होने के कारण, जब जो जलवायु है, जलवायु में जब परिवर्तन होता है तो उस वक्त बहुत सारी चिड़ियाएँ, आपने ध्यान दिया होगा बच्चों, मौसम बदलते समय आप देखो आजकल बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है बर्ड्स का, क्योंकि जलवायु चेंज हो रही है ना। अभी तक गर्मी थी, अब ठंड होनी शुरू हो गई है। तो बहुत जो यूरोपीय कंट्रीज है देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो बहुत ज़्यादा ठंडे में ये जो प्रजनन नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा ठंड में। तो और कुछ जो ये बर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा ठंड में रहना पसंद नहीं करती हैं, तो प्रजनन के लिए या और इस जलवायु के कारण से ये क्या करती हैं, अपना वो घर छोड़कर कुछ टाइम के लिए वो ऐसे स्थानों पर चली जाती हैं जहाँ पर मौसम जलवायु थोड़ी अच्छी होती है। तो आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारी प्रजातियाँ हमारे इंडिया में भी आती हैं विदेशों से, है ना। बहुत सारी विभिन्न तरह की डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स जो हैं वो हमारे इंडिया में भी हमें दिखाई देती हैं। तो आजकल आते हुए बहुत ढेरों में ये उड़ उड़ के आ रही हैं, और ऐसे ही जब मार्च अप्रैल में उधर मौसम फिर से चेंज होने लगता है तो ये इसी संख्या में वापस अपने घरों को लौट जाती हैं। तो ऐसे जो प्रक्रिया चलती है इनकी, इसको माइग्रेशन कहते हैं, और ऐसे बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कह लेते हैं। They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat become very cold and inhospitable. तो क्या करते हैं यह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि इनके जो मूल स्थान हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहाँ अधिक से ठंडे के कारण, अभी हमने तो आपको बताया कि वहाँ पे प्रजनन नहीं होता है ज़्यादा ठंडे में, तो ये अपने मूल स्थान से इधर ऐसी जगहों पे आ जाते हैं जीवन यापन करने के लिए कुछ समय के लिए, जो इनके लिए अनुकूल होती है। Birds who cover long distance to reach another land are known as the migratory birds. और जो पक्षी उड़कर बहुत दूर क्षेत्रों से लंबी यात्रा करते हैं उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। किनको? जो बहुत दूर इलाकों से आते हैं, है ना, यात्रा करके लंबी दूरियां तय करके जो दूसरे इलाकों में आते हैं उनको कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। अब हम पढ़ते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। आप देख रहे हो हम पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में होते हैं पेड़, और कागज जो बनता है पेड़ों से बनता है बच्चों। बहुत सारे पेड़ों को काटने पर थोड़ा बहुत कागज बन पाता है। तो अब हमें इन पेड़ों को बचाना है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन का एक कारण पेपर्स भी है। क्यों है? क्योंकि पेपर्स को बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है। तो इन पेड़ों को अगर हम ना इन जंगलों को हम कैसे बचाएं, इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका होता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, मतलब पेपर का पुनः चक्रण। रिसाइकलिंग कहते हैं पुनः चक्रण को। तो पेपर इज अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, है ना।
डिफॉरेस्टेशन ध्यान आ रहा होगा आपको, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ाया डिफॉरेस्टेशन कि फॉरेस्ट जो है उनको काट कर किसी दूसरे पर्पज के लिए उपयोग करना। तो पेपर भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पेपर बनाने के लिए भी कई सारे पेड़ों को काटा जाता है। इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन कागज बनाने के लिए कितने सारे पेड़ काटे जाते हैं? 17 विकसित पेड़ों को काटा जाता है। मतलब जो फुल ग्रोथ हो गई है, जिन पेड़ों की पूर्ण रूप से विकसित हो गए हैं, तो 17 पेड़ों को जब काटेंगे तब 1 टन कागज बनेगा। तो बताओ आप कितने अरबों खरबों टन कागज पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बन रहा है, तो उसमें कितने सारे पेड़ और फॉरेस्ट बर्बाद हो जाते हैं, है ना। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर। तो इसलिए ये सब ना होए, डिफॉरेस्टेशन पेपरों की वजह से ना होए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड सेव पेपर। हमें पेपर को बचाना चाहिए। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम ऑफ फॉर यूज। जो पेपर है उसको उसका 5 से 7 बार तक हम उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। पुनः चक्रण किया जा सकता है 5 to 7 टाइम। जैसे कि एक कॉपी आप जो लिखने वाली आपकी है उसको उसका रिसाइकिल करके उसकी रिसाइकलिंग जो है 5 to 7 टाइम्स हो जाती है। मतलब कि उस एक कॉपी को आप 5 से 7 बार तक दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ ईच स्टूडेंट सेव एट लीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन अ डे वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ एयर। तो अगर एक बच्चा, एक छात्र, एक व्यक्ति अगर एक दिन में एक पेपर भी बचा लेता है तो हम पूरे एक साल में हम हजारों पेड़ों को बचा सकते हैं कटने से। क्योंकि एक पेपर हमने बचाया तो 1.25 अरब की जनसंख्या में देखो अरबों पेपर्स उस दिन बच जाएंगे, ठीक है ना। मतलब लाखों पेपर्स बच जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, बहुत सारे पेड़ कटने से बच जाएंगे। इसलिए हमने क्या करना है? वी शुड सेव पेपर्स। वी शुड सेव रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट। और हमें और क्या करना है? हमको जो जो रीयूज पेपर्स हैं उनको रिसाइकलिंग करानी है और रिसाइकल किए हुए पेपर्सों का भी प्रयोग करना है। बाय दिस we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing papers। ये पेपर बचाकर हम क्या क्या करते हैं? देखो, हम सिर्फ पेड़ों को ही नहीं बचा रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम और भी क्या बचाते हैं? हम एनर्जी बचाते हैं, ऊर्जा बचाते हैं, है ना। पानी बचाते हैं, ऊर्जा और जल भी बचा रहे हैं। कौन सी ऊर्जा और कौन सा जल बच रहा है? इन पेपरों को बनाने के लिए जो जल और जो एनर्जी यूज हो रही है, हम उसको भी पेड़ों के साथ बचा रहे हैं। Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced। और उसके साथ साथ हम और क्या कर रहे हैं? इन पेपर्स को बनाने के लिए बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स का प्रयोग जो होता है उसको भी हम कम कर रहे हैं। उसके बाद आता है रिफॉरेस्टेशन। जैसे कि पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल उसका उल्टा है रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। जो डिफॉरेस्टेशन है उसका आंसर ही रिफॉरेस्टेशन है। रिफॉरेस्टेशन का मतलब है पुनर्रोपण, ठीक है ना। किसका पुनर्रोपण? पौधों का पुनर्रोपण। तो डिफॉरेस्टेशन है वृक्षों को काटना, रिफॉरेस्टेशन है वृक्षों को नए सिरे से लगाना। रिफॉरेस्टेशन इज restocking of the destroyed forest by planting new trees। तो जो पुनर्रोपण है या रिफॉरेस्टेशन है, इसको जो काटे गए वृक्ष हैं उनकी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण
करना है। The planted trees should generally be of the planted trees should generally be of the same species which were found in that forest। और जो हम रोपण कर रहे हैं, जिन पौधों को हम प्लांटिंग कर रहे हैं, वो प्लांटिंग वाले जो पौधे हैं वो उसी स्पेसीज के होते हैं जो कि उस वन में पाए जाते हैं। जो काटे गए हैं सेम वही नए पौधे लगाने हैं। We should plant at least as many trees as we cut। हमें जो पौधे हैं, जितने वृक्ष हम काटते हैं उनसे कई ज़्यादा वृक्ष हमें लगाने चाहिए। कम से कम उतने वृक्ष तो हमें लगाने चाहिए जितने हम काटते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमको वृक्ष लगाने चाहिए। Reforestation can take place naturally also. If the deforested area is left undisturbed, it reestablish itself। तो प्राकृतिक रूप से भी वनों का पुनर्रोपण हो जाता है। प्राकृतिक नेचुरली भी रिफॉरेस्टेशन होता है। अगर जो डैमेज ट्रीज हैं, है ना, अगर डिफॉरेस्टेशन एरियाज को डिस्टर्ब ना किया जाए ना, उनको छोड़ दिया जाए, उनको बाधित ना किया जाए, तो यहाँ स्वतः ही नए वृक्ष पुनर्स्थापित हो जाते हैं, है ना। नए वहाँ पे जो और पेड़ों के बीज गिरे रहते हैं उनसे नए पौधे फिर से शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम उस जंगल को हम डिस्टर्ब ना करें, जहाँ के डिस्ट्रॉय हो गए हैं पेड़ पौधे, जहाँ पेड़ पौधे कट चुके हैं, तो कुछ समय में वो अपने आप ही प्राकृतिक रूप से वहाँ पे फिर से नए पेड़ उग जाते हैं। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। प्राकृतिक जो नेचुरल रिफॉरेस्टेशन है उसमें मानव गतिविधियों का कोई भी स्थान नहीं होता है। We have already made a tremendous damage to our forest. If we have to retain our green wealth for generation, plantation of more trees is only a option। हम अपने वनों को बहुत ज़्यादा नष्ट कर चुके हैं, और अगर हमें अपनी अब आगे की जनरेशन को ग्रीन हेल्दी ग्रीन जनरेशन देनी है तो हमें बहुत ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट एक्ट। इंडिया में फॉरेस्ट एक्ट लागू है ना, कंजर्वेशन एक्ट के नाम से लागू है। दिस एक्ट इज एम्ड एट preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the peoples living in on near the forest। तो हमारे इंडिया में क्या है कि वन संरक्षण एक्ट लागू है, जिसके अंदर वहाँ पर नेचुरल फॉरेस्ट जो हैं उनमें उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है ना, उन्हें संरक्षण दिया जाता है। भारत वन अधिनियम लागू है यहाँ पे, और इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो है कि प्राकृतिक वनों का जो परिरक्षण और संरक्षण करना, है ना। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन संरक्षण करना और प्रिजर्वेशन क्या परिरक्षण करना, है ना। और साथ ही ऐसे उपाय करना कि जहाँ पर उन वन में या उसके समीप रहने वाले जो लोग हैं उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे। चैप्टर खत्म हो गया बच्चों। अब समरी देखो जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, उसके मेन बिंदु, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं।
Wildlife sanctuaries, national park, and biosphere reserve are names given to the areas meant for conservation and preservation of forest and wild animals. Biodiversity refer to the variety of living organisms in a specific areas. Plant and animals of a particular area are known as the flora and fauna of that areas. Endemic species are found only in a particular areas. Endangered species are those which are facing the danger of extinction. Red Data Book contain a record of the and Red Data Book contain a record of the endangered species. Migration is the phenomenon of movement of a species from its own habitat to some other habitat for a particular time period every year for a specific purpose like breeding. We should save, reuse and recycle paper to save trees, energy and water. Reforestation is the restocking of destroyed forest by planting new trees. तो ये चैप्टर पूरा हो गया बच्चों। आप एक बार इस चैप्टर को घर पे इसको पढ़ोगे, है ना, एक दो बार आप इसे पढ़ो तो आपको ये चैप्टर पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके आगे नेक्स्ट हम अगला पार्ट जो हम पढ़ाएंगे चैप्टर 8 हम शुरू करेंगे। थैंक्स।